इजी टू शिक्षा ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की जीवन गाथा सुनने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ विज्ञान की दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, बल्कि हर युवा को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा भी दी। यह कहानी है भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम की। रामेश्वरम की मिट्टी में पल्लवित एक महान आत्मा। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से तटीय गांव रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। ये वही बालक आगे चलकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के रूप में विख्यात हुआ। लेकिन उनका बचपन किसी परिकथा की तरह नहीं, बल्कि संघर्ष, सादगी और अदम्य इच्छा शक्ति की एक मिसाल था। पारिवारिक पृष्ठभूमि: सीमित साधन, असीमित मूल्य। कलाम के पिता जैनुलाब्दीन न तो कोई बड़े व्यापारी थे और न ही उच्च शिक्षित, बल्कि वे एक साधारण नाविक थे जो मछुआरों को नाव किराए पर देते थे और स्थानीय मस्जिद में इमाम की भूमिका भी निभाते थे। उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थी जो अपने बच्चों को पारंपरिक मूल्यों और धार्मिक शिक्षा देती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण थी। घर में कई बार 2 वक्त की रोटी का भी संकट होता था, लेकिन माता पिता ने कभी भी बच्चों की शिक्षा और संस्कारों में कोई समझौता नहीं होने दिया। कलाम साहब ने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि उनके पिता हमेशा कहते थे, जीवन में ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं होता। बचपन के संघर्ष: अखबार बेचकर पढ़ाई की फीस भरना। कलाम जब मात्र 5 वर्ष के थे, तभी से उन्होंने आर्थिक मुश्किलों का सामना करना शुरू कर दिया था। सुबह 4 बजे उठकर वे अखबार बांटने का काम करते थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। इसके बाद वे स्कूल जाते थे। उनके बचपन की एक घटना उनके लगन और अनुशासन को दर्शाती है। एक बार जब उनके पिता बीमार पड़ गए तो कलाम ने घर की जिम्मेदारी संभाली और अखबार बेचने के साथ साथ सब्जियां भी बेची ताकि परिवार का गुजारा चल सके। शिक्षा की नींव: गुरुकुल जैसा वातावरण। कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई। उनके शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विशेष रूप से उनके गणित के शिक्षक सुब्रह्मण्यम अय्यर ने उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित की। एक घटना का जिक्र करते हुए कलाम ने बताया कि एक बार उनके शिक्षक ने पक्षियों के उड़ने के सिद्धांत को समझाया और कहा, कलाम, तुम भी एक दिन इसी तरह आसमान में उड़ान भरोगे। यह बात उनके दिल में बस गई और उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना लक्ष्य बना लिया। धार्मिक सद्भाव: हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। रामेश्वरम एक धार्मिक स्थल था जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते थे। कलाम के घर के पास ही रामनाथ स्वामी मंदिर था और उनके पिता वहां के पुजारियों के साथ अच्छे संबंध रखते थे। कलाम ने अपनी किताब में लिखा है कि उनके सबसे अच्छे दोस्त एक ब्राह्मण परिवार से थे और वे अक्सर उनके घर जाया करते थे। यही कारण था कि आगे चलकर उन्होंने धर्म कभी विभाजन का कारण नहीं होना चाहिए का संदेश दिया। विज्ञान के प्रति आकर्षण: एक शिक्षक की प्रेरणा। कलाम को बचपन से ही विज्ञान में गहरी रुचि थी। इसकी शुरुआत उनके स्कूल के दिनों में हुई, जब उनके गणित और विज्ञान के शिक्षक सुब्रह्मण्यम अय्यर ने उन्हें प्रकृति और तकनीक के रहस्य समझाए। एक दिन उन्होंने पक्षियों के उड़ने के सिद्धांत को समझाया और कलाम के मन में एरोनॉटिक्स के प्रति जिज्ञासा जगी। यही वह पल था जब कलाम ने तय किया कि वे विमानों और रॉकेट के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। उनके शिक्षक ने उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, बस इसे पहचानो और आगे बढ़ो। सेंट जोसेफ कॉलेज से उच्च शिक्षा की शुरुआत। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने भौतिकी, फिजिक्स में स्नातक किया। कॉलेज के दिनों में भी उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उनकी बहन ने अपने गहने तक बेच दिए, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी समझ को गहरा किया।
उनके शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। स्नातक के बाद कलाम का सपना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का था। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला लिया। यहाँ उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि यह कोर्स बेहद कठिन था, लेकिन कलाम ने कड़ी मेहनत की और अपने प्रोफेसरों का ध्यान खींचा। MIT में उन्होंने रॉकेट साइंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में गहन अध्ययन किया। उनके एक प्रोफेसर ने उनसे कहा, कलाम, तुम्हारी समझ और लगन असाधारण है। तुम भारत के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो। यह बात उनके दिल में बस गई और उन्होंने ठान लिया कि वे भारत के लिए अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक में योगदान देंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक सफर DRDO से ISRO तक। DRDO में प्रारंभिक संघर्ष 1558 से 1969। 1558 में युवा अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें हॉवरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने का अवसर मिला, जिसमें वे जमीन और पानी दोनों पर चलने वाले वाहनों के डिजाइन पर शोध कर रहे थे। हालांकि कलाम को लगा कि DRDO में उनकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन दिनों भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और कलाम का मन हमेशा से एरोनॉटिक्स व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की ओर आकर्षित था। ISRO में ऐतिहासिक अवसर 1969 में डॉ. विक्रम साराभाई ने कलाम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यहां उन्हें SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 परियोजना में शामिल किया गया, जो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था। SLV-3 भारत की पहली स्वदेशी अंतरिक्ष उड़ान। कलाम को SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन था क्योंकि भारत के पास उस समय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बहुत कम अनुभव था। कलाम और उनकी टीम ने कठिन परिश्रम, नवाचार और दृढ़ संकल्प से इस यान को डिजाइन किया। पहला प्रयास असफलता 1679। 10 अगस्त 1979 को SLV-3 का पहला प्रक्षेपण हुआ, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यह असफल रहा। कलाम ने इस असफलता को सीखने का अवसर बताया और टीम के साथ मिलकर गहन विश्लेषण किया। ऐतिहासिक सफलता 1980। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह RS-1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था क्योंकि इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। SLV-3 की विशेषताएं: यह 4 चरणीय ठोस प्रणोदक यान था जिसकी लंबाई 22 मीटर और वजन 17 टन था। इसमें स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया था, जिसमें नेविगेशन सिस्टम से लेकर प्रोपल्शन तक सब कुछ भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था। इस सफलता ने भारत को PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे उन्नत प्रक्षेपण यान बनाने का आत्मविश्वास दिया। कलाम की भूमिका और नेतृत्व। कलाम ने अनुशासन, टीम वर्क और नवाचार पर जोर दिया। उन्होंने वैज्ञानिकों को असफलता से न डरने की प्रेरणा दी। उनका दृष्टिकोण था, हर समस्या का समाधान विज्ञान और तर्क से संभव है। SLV-3 का ऐतिहासिक महत्व। यह परियोजना भारत के मिसाइल कार्यक्रम की नींव बनी। इसने कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में पहचान दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। आज ISRO जो चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान जैसे मिशन लॉन्च कर रहा है, उसकी बुनियाद SLV-3 की सफलता से ही पड़ी। विज्ञान और दृढ़ संकल्प की जीत। डॉक्टर कलाम का DRDO से ISRO तक का सफर साबित करता है कि सही मौका और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। SLV-3 की सफलता ने न सिर्फ भारत को अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि युवा वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनी। कलाम का यही संदेश था, सपने देखो, उन्हें पूरा करो और कभी हार न मानो। मिसाइल मैन की पहचान। डॉक्टर कलाम और IGMDP की क्रांतिकारी यात्रा
भारत के रक्षा इतिहास में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP एक ऐसा मील का पत्थर है जिसने देश को मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने न केवल भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दिलाई। IGMDP की शुरुआत एक साहसिक निर्णय 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी में स्वावलंबी बनाने के लिए IGMDP की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था 5 अलग अलग प्रकार की मिसाइलों का स्वदेशी विकास। 1. पृथ्वी सतह पर मार करने वाली मिसाइल। 2. अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल। 3. आकाश हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। 4. त्रिशूल लघु दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। 5. नाग टैंक भेदी मिसाइल। डॉक्टर कलाम को इस परियोजना का मुख्य निदेशक बनाया गया। उनकी अगुवाई में DRDO और भारतीय वैज्ञानिकों की एक समर्पित टीम ने अद्भुत कार्य किया। मिसाइलों का विकास, चुनौतियां और सफलताएं। 1. पृथ्वी मिसाइल पहली स्वदेशी सफलता। पहला परीक्षण 1988 रेंज 150 किलोमीटर से 350 किलोमीटर विशेषता। यह मिसाइल दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम थी और इसने भारत को सटीक मार करने वाली तकनीक में आगे बढ़ाया। 2. अग्नि मिसाइल रणनीतिक शक्ति का प्रतीक। पहला परीक्षण 1989 रेंज 2500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर महत्व। अग्नि मिसाइल ने भारत को दूरस्थ सैन्य शक्ति प्रदान की और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बनाया। 3. आकाश मिसाइल आसमान में सुरक्षा चक्र। पहला परीक्षण 1990 विशेषता। यह दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम थी। 4. त्रिशूल मिसाइल त्वरित प्रतिक्रिया की ताकत। पहला परीक्षण 1985 रेंज 9 किलोमीटर उपयोग। यह कम दूरी की हवाई हमलों को रोकने के लिए विकसित की गई थी। 5. नाग मिसाइल टैंकों का दुश्मन। पहला परीक्षण 1990 विशेषता। यह फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित थी जो टैंकों को स्वतः लक्षित करती थी। डॉक्टर कलाम का नेतृत्व क्या था खास? 1. स्वदेशीकरण पर जोर। उन्होंने विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रोत्साहित किया। 2. असफलताओं से सीख। SLV 3 की पहली असफलता के बाद उन्होंने कहा था, हार से डरो मत, बल्कि उसे सफलता की सीढ़ी बनाओ। 3. युवाओं को प्रेरित करना। वे हमेशा युवा वैज्ञानिकों से कहते थे, सपने देखो, उन्हें पूरा करो और देश के लिए काम करो। मिसाइल मैन की उपाधि। 1989 में अग्नि मिसाइल की सफलता के बाद भारतीय मीडिया ने डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहना शुरू किया। 1998 के पोखरण 2 परीक्षण में उनकी भूमिका ने इस उपाधि को स्थापित कर दिया। उनकी सादगी, समर्पण और दूरदर्शिता ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया। ने राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल पर पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति नामक ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण किया। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का सबसे बड़ा कदम था जिसने दुनिया को चौंका दिया। इस मिशन के पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विज्ञान दृष्टि और रणनीतिक नेतृत्व था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निर्णय और डॉक्टर कलाम के तकनीकी अनुभव ने भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बना दिया। पृष्ठभूमि भारत का परमाणु सफर। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1774 में स्माइलिंग बुद्धा किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण आगे के टेस्ट रोक दिए गए। 1990 के दशक में पाकिस्तान और चीन के परमाणु प्रोग्राम बढ़ने से भारत की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हो गई। ऐसे में 11 और 13 मई 1998 को पोखरण 2 के तहत 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए, जिनमें 1 फिशन बम 45 किलोटन, 2 थर्मोन्यूक्लियर बम हाइड्रोजन बम, 3 लो यील्ड डिवाइस 0.3 किलोटन शामिल थे। डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका तकनीकी नेतृत्व और योजना। डॉक्टर कलाम उस समय रक्षा मंत्रालय के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे। उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC और DRDO की टीमों के साथ मिलकर परीक्षण की रणनीति तैयार की।
उनका अनुभव मिसाइल प्रौद्योगिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स में था, जिसने टेस्ट को सफल बनाया। गोपनीयता और सटीकता परीक्षण को अमेरिकी उपग्रहों और CIA से छुपाने के लिए कलाम ने ऑपरेशन कोड नेम बनाया। टीम ने रातों रात काम करके सभी उपकरणों को छिपाया, यहां तक कि पोखरण के रेगिस्तान में ट्रकों के पहियों के निशान मिटाए गए ताकि कोई शक न हो। राजनीतिक समर्थन कलाम ने प्रधानमंत्री वाजपेयी को तकनीकी रिपोर्ट दिखाकर परीक्षण के लिए मनाया। उन्होंने समझाया कि यह भारत की न्यूनतम अवरोधक क्षमता मिनिमम डिटरेंस के लिए जरूरी है। परिणाम, भारत की वैश्विक पहचान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिका और यूरोप ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने स्वाभिमान के साथ स्वीकारोक्ति की नीति अपनाई। रणनीतिक संतुलन, पाकिस्तान ने चगाई 28 मई 1998 में अपना टेस्ट किया, लेकिन भारत की तकनीकी बढ़त साबित हो चुकी थी। वैज्ञानिक उपलब्धि, यह परीक्षण 100% स्वदेशी था, जिसने भारत के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। कलाम का दृष्टिकोण, कलाम ने इस परीक्षण को शांति के लिए शक्ति का नाम दिया। उनका मानना था, परमाणु हथियार कभी इस्तेमाल न हो, लेकिन दुश्मन को डर बना रहे। विज्ञान देश की सुरक्षा और विकास दोनों के लिए है। उन्होंने भारत 2020 दस्तावेज में लिखा कि भारत को आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति बनने के लिए ऐसे कदम जरूरी है। राष्ट्रपति पद और योगदान, जनता के हृदय सम्राट APJ अब्दुल कलाम। 2002 का वह ऐतिहासिक क्षण जब भारत ने अपने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने अपना संपूर्ण जीवन विज्ञान और देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। APJ अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति बनना केवल एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की एक अभूतपूर्व घटना थी। वे भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका संपूर्ण जीवन वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा को समर्पित रहा। उनका राष्ट्रपति पद पर आसीन होना इस बात का प्रतीक था कि भारत में प्रतिभा और समर्पण को सर्वोच्च सम्मान मिल सकता है। राष्ट्रपति चुनाव, एक अप्रत्याशित उम्मीदवार। 2002 में जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की बात चली, तब NDA सरकार ने कलाम के नाम पर सहमति बनाई। उन्हें संपूर्ण राजनीतिक स्पेक्ट्रम का समर्थन प्राप्त हुआ, जो अपने आप में एक दुर्लभ उदाहरण था। 18 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनका निर्वाचन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि वे किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आए थे, बल्कि एक वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे। जनता का राष्ट्रपति, एक नया मिसाल। कलाम ने राष्ट्रपति भवन की गरिमा को बनाए रखते हुए भी जनसामान्य से सीधा जुड़ाव बनाया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए, विशेषकर बच्चों और युवाओं के लिए। उनका मानना था कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसीलिए वे नियमित रूप से स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाते थे, जहां वे छात्रों से सीधा संवाद करते थे। उनके इसी जनसंपर्क के कारण मीडिया और जनता ने उन्हें जनता का राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट कहना शुरू कर दिया। वे न केवल भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन थे, बल्कि आम आदमी के दिलों पर भी राज करते थे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, शिक्षा और नवाचार पर जोर। राष्ट्रपति के रूप में कलाम ने शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी विकास को विशेष प्राथमिकता दी। उन्होंने भारत 2020 नामक एक विजन दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और वैश्विक महाशक्ति बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की। उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश था, सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद ही नहीं आने देते। इसी विचारधारा के तहत उन्होंने युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति भवन में अनूठी पहलें, प्रयास पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक योजना, विद्यार्थियों के साथ संवाद। उन्होंने 5000 से अधिक स्कूलों में जाकर बच्चों से बातचीत की, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में विज्ञान प्रदर्शनियों और नवाचार शिविरों का आयोजन करवाया। एक सादगीपूर्ण जीवन शैली।
कलाम ने राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वे अक्सर साधारण कपड़ों में ही युवाओं के बीच जाते थे। उनका कहना था, पद महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण है। विरासत। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने दिल जीत लिए 25 जुलाई 2007 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन वे जनता के दिलों से कभी नहीं निकले। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए विज्ञान, शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को नई दिशा दी। आज भी उनके विचार और कार्य करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करते हैं। लिखित योगदान और प्रेरणा। डॉक्टर कलाम एक लेखक भी थे। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है। अंतिम समय और अमर विरासत। कलाम साहब का अंतिम संदेश 27 जुलाई 2015 की वह शाम भारत के इतिहास में एक दुखद किंतु प्रेरक पल के रूप में दर्ज हो गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस दिन IIM शिलांग में रहने योग्य ग्रह विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। 83 वर्ष की उम्र में भी उनका जोश और ऊर्जा वैसी ही थी जैसी एक युवा छात्र की। वे मंच पर खड़े होकर विज्ञान, नवाचार और युवाओं की शक्ति के बारे में बता रहे थे। तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे मंच पर ही गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अंतिम पलों तक एक शिक्षक की भूमिका कलाम साहब की मृत्यु भी उनके जीवन के सबसे बड़े मिशन, युवाओं को शिक्षित और प्रेरित करने के बीच हुई। उनका आखिरी वाक्य था, अगर आप आकाश को छूना चाहते हैं तो पहले अपने पैर जमीन पर रखो। ये वाक्य उनके जीवन दर्शन को पूरी तरह दर्शाता है। एक राष्ट्र की शोकाकुल विदाई, उनके निधन की खबर से पूरा देश स्तब्ध रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सच्चा राष्ट्रभक्त और युवाओं का हीरो बताया। राष्ट्रपति भवन से लेकर रामेश्वरम तक लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार रामेश्वरम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जहां उनकी याद में डॉक्टर कलाम मेमोरियल बनाया गया। अमर विरासत आज भी जीवित है। कलाम सेंटर और कलाम इनोवेशन फंड जैसी पहलों के माध्यम से उनके सपनों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर आज भी युवाओं की मार्गदर्शक हैं। कलाम डे 15 अक्टूबर को देश भर में उनकी जयंती मनाई जाती है। कलाम का शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, सपने और प्रेरणा आज भी करोड़ों युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे सच में अमर हो गए, क्योंकि जब तक भारत का कोई युवा सपने देखता रहेगा, तब तक कलाम साहब जिंदा रहेंगे। मौत एक अनिवार्य सच्चाई है, लेकिन जो लोग महान विचार छोड़ जाते हैं वे कभी नहीं मरते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम केवल भारत के पूर्व राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि एक ऐसे विचारक, वैज्ञानिक और शिक्षक थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मेहनत, सच्चाई और जुनून से कोई भी इंसान आसमान छू सकता है। अगर इस ऑडियो बुक्स ने आपके मन को छुआ हो, आपको प्रेरित किया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या प्रेरित किया। फिर मिलेंगे एक और महान व्यक्तित्व या विचार के साथ। जय हिंद। डॉक्टर कलाम के शब्दों में, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। EG2 शिक्षा ऑडियो बुक्स सुनने के लिए धन्यवाद।